तो मित्रों, हम पिछले काफ़ी समय से एक ऐसे अद्भुत अनोखे सर्वथा मौलिक, सर्वथा जिसे कहना चाहिए कि जो वैखरी वाणी का साहित्य है, अलिखित साहित्य है, लेकिन जो निर्बाध रूप से सृजित होता रहा साहित्य है, हम उस साहित्य की बात करते हैं जिसे हम लोक साहित्य कहते हैं। अब तक हमने जो पढ़ा, लोक क्या है, लोक वार्ता क्या है, लोक साहित्य क्या है, लोकमानस क्या है और लोक संस्कृति क्या है, लोक साहित्य के संकलन संरक्षण की आवश्यकता क्या है, लोक साहित्य के का अन्य समाज विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, ये सारी बातें हम लोग पढ़ते रहे। अब हम लोक साहित्य की विधाओं की बात करेंगे और मैं उदाहरण जो आपको दूंगा वो राजस्थानी लोक साहित्य की विधाओं का उदाहरण दूंगा मैं, क्योंकि तात्विक विवेचन भी होता रहेगा साथ साथ में। देखिए, लोक साहित्य लोक का साहित्य है, लोक द्वारा सृजित साहित्य है, लोक के लिए साहित्य है, लोक का साहित्य है। जैसे हम डेमोक्रेसी पढ़ते हैं, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो ये लोक साहित्य लोक का, लोक के लिए, लोक के द्वारा सृजित है और इसके सृजनहार न तो कोई एमए है, न कोई एमएससी है, न कोई बीएड है, न कोई पीएचडी है, न कोई डॉक्टर है, न कोई चिकित्सक है, कोई कुछ नहीं। कौन है? ये भूमिपुत्र हैं। ये वो लोग हैं, वो खेत में काम करने वाला किसान भी हो सकता है, पत्थर तोड़ने वाला मजदूर भी हो सकता है, और हमारे घरों में सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में, अब तो खैर वो परंपरा नहीं है, परंपराएं समाप्त हो गई। अब तो बना बनाया हुआ आटे की बोरियां, थैलियां आती, 10 किलो, 50 किलो, 20 किलो की। लेकिन पहले तो ये हुआ करता था कि सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में हमारे घर की बड़ी बूढ़ियां जो है वो गेहूं लेकर के बैठती थी, गट्ठी होती थी, गट्ठी में गेहूं पीसती थी और गेहूं पीसते हुए भजन गाया करती थी, जिनको हम हरजस कहते हैं। वो हरजस गाया करती थी। हरजस यानी हरियश, भगवान के गुणों का गान करती थी और हरजस गाती हुई, गट्ठी पीसती हुई वो जो है वो गेहूं पीसती थी और उसी गेहूं से आटा निकलता था। इसी प्रकार से घर में जो गाय भैंसियाँ होती थी और गाय भैंसों का दूध को जमाया हुआ और वो दही और फिर उसका बिलोना किया जाता था और मटकी के अंदर जो है वो छाछ भरी हुई है, मथनी है, घड़र 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 मथनी चल रही है और बड़े प्यार से उसमें मक्खन निकल रहा है और उसी मक्खन को बाल गोपाल, नंद नंदन, यशोदानंदन श्री कृष्ण भगवान खा रहे हैं और मधुर क्रीड़ा कर रहे हैं, मनमोहनी लीला कर रहे हैं। तो ये मक्खन बिलोती हुई माँ, ये गेहूं पीसती हुई हमारी दादी, खेत में काम करने वाला किसान, ये हल चलाने वाला किसान, ये सड़क पर पत्थर तोड़ने वाला मजदूर और न जाने कौन कौन, दिन भर भेड़े चराने वाले चरवाहे, तो ऊंट चराने वाले, भेड़े चराने वाले, बकरियां चराने वाले, गाय भैंस चराने वाले, खेती करने वाले, लोहे का काम करने वाले लोहार, लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई और मिट्टी के घड़े बनाने वाला कुम्हार और न जाने कौन कौन, अनंत, मेरे पास शब्द नहीं है। निश्चित तौर पर इस दृष्टि से लोक के सृजनहारों की मैं सूची आपको गिनाऊं, मैं इस संदर्भ में महादरिद्र व्यक्ति हूं। तो ये लोग जब कुछ सृजित करते हैं और ये सृजना भी सोच विचार करके नहीं होती है, विचारित होकर के नहीं होती है, छंद अलंकार सोच करके नहीं होती है, काव्य शास्त्र के व्याकरण को, काव्य शास्त्र के अनुशासन को ध्यान में रख करके नहीं होती है, ये तो स्पॉन्टेनियस होती है, स्वतः स्फूर्त, सहज। जिस प्रकार के पहाड़ी झरने का कलकल नाद सुनाई देता है, जैसे कि एकांत में बहने वाली नदियों की छल 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 करती हुई धारा बहती हुई चलती है, जैसे जंगल में खिलने वाले फूलों पर मधुमक्खी भिन भिन कर भिनभिनाट करती है, जैसे तितली अपने रंग बिरंगे पंखों के साथ में फुरकन बनी हुई उड़ती हुई दिखलाई देती है। तो मित्रों, इसी प्रकार से
ये लोक साहित्य भी सृजित होता है। और इसीलिए लोकमानस और इसकी जो भाव उद्गारों की जो गति है इतनी अद्भुत है। इनको हम लोक और लोक की अभिव्यक्ति को, लोक साहित्य को, लोक वार्ताओं को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। देह और प्राण का जो संबंध है, देह और प्राण का जो संबंध है, धूप और छां का जो संबंध है, फूल और उसकी खुशबू का जो संबंध है, सूर्य और उसके तेज का जो संबंध है, चंद्रमा और उसकी चांदनी का जो संबंध है, वही संबंध लोक और लोक मानस की सृजना का पारस्परिक सापेक्षिक महत्व है। इसलिए मित्रों, लोक साहित्य की जो विधाएं हैं, पहली विधाएं हम बात करें, यूं तो भाई इतना विस्तृत विषय है कि हम लोग महीनों तक बैठ करके भी इस पर चर्चा करेंगे तो वे महीने भी जो है बहुत कम होते हैं। हम तो केवल चंचूपात कर रहे हैं, चंचू प्रवेश कर रहे हैं, एक जरा सा एक बूंद हम तो चखने की बात कर रहे हैं। मित्रों, आप लोगों के मन में रुचि जागृत हो जाएगी तो मैं इसे अपना परम सौभाग्य मानूंगा कि आप लोग इस विषय में और अधिक पढ़ें और इस परंपरा को आगे बढ़ाएं, तो हम समझेंगे कि हमारा यह आना धन्य हुआ। तो लोकमानस लोक कथाओं में झूमता है, लोक गीतों में रीझता है, लोक गाथाओं में आनंदित होता है, लोक नाटकों में छगनमगन हो जाता है और लोक सुभाषितों में चमत्कृत हो जाता है, लोक अनुष्ठानों में समर्पित हो जाता है। तो इसलिए ये लोक साहित्य की जो विधाएं हैं बड़ी अद्भुत विधा है। अब पहले छोटी विधा की बात करते हैं, जैसे कहानी। लोक कथाओं की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है लोक कहानी की बंधु। अब कहानी के विषय में काव्य शास्त्र क्या, साहित्य शास्त्र क्या कहता है, हमें से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोग जब कहानी रचता है तो वो शास्त्र नहीं देखता है, वो तो अपने जीवन के अनुभव को देखता है। आपको बताऊं संसार की सबसे छोटी से छोटी लोक कथा कौन सी है? सुनो, ध्यान से सुनो, कौन सी कथा है? चिड़ी फुर, चिड़ी फुर। अब ये बंधु आपको लगेगा ये तो दो शब्द ही हुए, चिड़ी फुर। ये चिड़ी फुर नहीं, अगर आप इसकी व्याख्या करने के लिए बैठेंगे ना तो आपको लगेगा इसमें जीवन के कितने सारे बिंब हैं, कितनी गति है, कितनी गत्यात्मकता है, कितनी गतिशीलता है, कितनी सजीवता है, कितनी चित्रोपमता है और अस्तित्व बोध भी है। जीवन का अस्तित्व, जीवन का अनस्तित्व, अरे न जाने क्या क्या इसमें आप व्याख्या करने के लिए बैठेंगे, उम्र बीत जाएगी। चिड़ी फुर। लोक कथाएं जब कही जाती है बंधु तो उसमें दो पक्ष बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो होता है कथक्कड़ और दूसरा होता है श्रोता। कथक्कड़, कथा कहने वाला होता है उसको कथक्कड़ कहते हैं राजस्थानी में, और दूसरा होता है श्रोता। बिना श्रोता के कथक्कड़ कुछ नहीं कर सकता और कथक्कड़ के बिना तो श्रोता बनेगा ही कैसे। तो कथक्कड़ और श्रोता का वही संबंध है जो जल और उसकी तरंग का संबंध है। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं ना कि जल वीच कहे तो भिन्न न भिन्न, जल वीच सम, गिरा अर्थ जल वीच सम कहिए तो भिन्न न भिन्न, जिरा गिरा अर्थ गिरा, यानी वाणी और अर्थ। इसी प्रकार से कथक्कड़ और श्रोता, कथक्कड़ और श्रोता दोनों ही अभिन्न हैं। कथक्कड़ जब बात कहता है और जब तक श्रोता ही न कहे हाँ अच्छा, ओहो, अरे भगवान पच गए हुए, अरे बार रे, हे भगवान अब तो तू इसकी सहायता कर, तू हेल्प कर, हे प्रभु, आय हाय हाय हाय, इतना दुख देखा नहीं जाता है। वो श्रोता बोलता रहता है। इसलिए कहना फौज में नगाड़ो न बात में हुंकारो, फौज में नगाड़ो बात में हुंकारो। और फौज में नगाड़ो नहीं बजे तो फौज क्या कर लेगी? तो नगाड़े की जो रिदम होती है ना, डर डर डम, तो ये डर डर डम जो बजता है उसी के साथ में फौजियों के जो है कदम चलते रहते हैं, सधे हुए कदम चलते हैं और कसी हुई मुठ्ठियां होती है, चौड़े स्कंध होते हैं, तेज चमकती हुई आंखें, प्रशस्त ललाट होता है, सिर गर्वोन्नत होगा उठा हुआ चलता है। फौज में नगाड़ो और बात में हुंकारो नहीं हो तो भाई ये हुंकारा जो होता है ना, इसका वही महत्व है जो शरीर में हृदय की धड़कन का होता है। हृदय की धड़कन को करके देखिए, पता लग जाएगा कि शरीर कितना गतिशील है। तो फौज में नगाड़ो ने बात में हुंकारो, इसलिए कहा जाता है कि जियो बात केवड़िया और जियो हुंकारो देवड़िया। तो ये लोक कथा जब कही जाती है तो क्या होता है, हमारे राजस्थान की लोक कथाओं में एक और अद्भुत बात है कि हम पहले जो है वो कुछ छौगे कहते हैं। छौगे का मतलब ये होता है
कि बात को शुरू करने का एक आकर्षक ढंग होता है। वो आकर्षक ढंग क्या होता है? वो आकर्षक ढंग ये होता है, कभी वो काल्पनिक होता है, कभी वो भोगा हुआ यथार्थ होता है, कभी वो चमत्कारिक होता है। अब जैसे कुछ छोगे आप देखिए कि बात साची भली, कहेंगे कि बात साची भली, पोथी माची भली, बहु लाजी भली, मनसा थोड़ी भली, मौत मोड़ी भली, बाबा जी री चेली भूंडी, हियाड़ेरो में भूंडो, दासी सु प्रीत भूंडी, पड़ोसी सु राड़ भूंडी। अब ये क्या है? अब ये नीति की बात है कि नहीं है? लेकिन इस तरह से बात कही जाती है, और बात कहने के बाद में फिर कहते हैं देखो अभी मैं कौन कहूँ, एक राजा हो। कौन हो? एक राजा हो। तो एक राजा हो, यहां से बात शुरू होती है। अच्छा, मजेदार बात यह है कि आज तक लोक कथाओं में जितनी बातें कही गई एक राजा हो, किसी ने भी पलट करके प्रश्न नहीं किया कि वो राजा कौन था, किस वंश का था, कहाँ का था, कब था, कैसे था, क्या कर्तव्य उसने किए। बस एक राजा हो और हुंकारे बराबर मान करके चलता है वाकई वो राजा हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी प्रसिद्ध बातें भी कही जाती है कि नीर तो गंगा जी रो, कि नीर तो गंगा जी रो, तिलक तो केसर रो, बाण तो अर्जुन रा, साच तो युधिष्ठिर रो। तो इस तरह से ऐसे ऐसे भी प्रसिद्ध वाक्य भी कहे जाते हैं। तो इस तरह से लोक कथा शुरू होती है। और कई बार जो है वो बात बिल्कुल जिसका कोई बात नहीं होती है, लेकिन बात में से बात होती है कि देखो भाई, एक तो गिड़गिंदो राजा थोक थोक थोई नहीं, एक तो गिड़गिंदो राजा थोक थोक थोई नहीं, उन्हें बसाया 3 गांव, 2 उजड़ एक बसे नहीं, उमरिया 3 कुमार, 2 छोटी घड़नो जोड़े नहीं, वे बनाई 3 होंडियों, 2 फुटोड़ी नहीं, एक चूल्हे चढ़े नहीं, उनमें पकाया 3 चावल, 2 भाषिता ने एक जिमे नहीं, व्यो ने दिया 3 बामण, 2 भाषिता ने एक जिमे नहीं, व्यो ने दिया 3 रुपया, 2 खोटा ने एक चाले नहीं, व्यो ने देवी 3 गाय, 2 बंजड़ ने एक ब्यावे नहीं। तो मैं कौन कहूँगी? एक हो राजा। और इस तरह से बात शुरू होती है। इनको कहते हैं छोगे। और इसी तरह से फिर होता है बात बढ़ाओ। अब बात बढ़ाव जो होती है, बात बढ़ाव क्या होता है? विषय वस्तु को इतनी रोचकता के साथ में अलंकारों की झड़ी लगाते हुए। और बात बढ़ाव में आपसे कहता हूं, कभी आपको मौका मिले तो आप पढ़ना राजस्थानी साहित्य संग्रह भाग 1, उसमें राजान राउत का बात बढ़ाव, खींची गंगे निम्बावतर दोपहर आप पढ़ना, आपको लगेगा कि वाकई बात बढ़ाव किसे कहते हैं। अब बात छोटी सी है, आपको एक छोटा एग्जाम्पल देकर मैं मान लीजिए आप चाय लेकर के आए। अब उसमें मैं यही कहूँ कि भाई अच्छा आप चाय लेकर के आए, बहुत अच्छा, ये तो बात हुई। लेकिन जो लोक कथा में बात बढ़ाव आएगा तो बात बढ़ाव कैसे आएगा? आहा, कई आप कप लेने और चमाचम कर रहे ने, पड़ापड़ कर रहे ने, मोने आलीशान चाय ने चाय रे, मोने दूध रे, मोने इलायची ने इलायची, मोने केसर ने केसर, मोने सोट ने जावित्री घालोड़ी, और कई थरायोड़ी है ने, कई अद्भुत खुशबू आ रही है, सौरभ आ रही है ने, कई चमाचम करती प्लेट है। अब बात आई जाएगा आप चाय लेना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह से लोक कथाओं में बात शुरू की जाती है। लोक कथाओं में आशा, भाग्य, पुरुषार्थ की त्रिवेणी बहती है। लोक कथाएं सुखांत भी होती है। लोक कथाओं के जो पात्र होते हैं वो केवल मानवीय पात्र भी नहीं होते, पराप्राकृतिक पात्र भी होते हैं, मानवेतर पात्र भी होते हैं, चमत्कारी घटनाएं भी होती है, उसमें जादूगर भी आता है, उसमें भूत प्रेत भी आते हैं, उसमें परियां भी आती है, उसमें देवता भी आते हैं, अच्छे पात्र जो सत्रह के पात्र आते हैं। और लोक कथाओं की जो विषय सामग्री जो होती है, विषय वस्तु जो होती है, वो पौराणिक भी हो सकती है, धार्मिक भी हो सकती है, देवी देवताओं से संबंधित हो सकती है, लोक देवी देवताओं से संबंधित हो सकती है, स्थानीय लोगों के चरित्रों की भी हो सकती है। और भाई राजस्थान में तो डाकू और धड़ाइतियों की भी जो है लोक कथाएं देखने को मिलती है। और हमारे इन लोक कथाओं में मानव जीवन के सर्वोच्च मूल्यों की व्यंजना होती है। सर्वोच्च व्यंजनों के सर्वोच्च जीवन मूल्य क्या है? अरे डाकू चोर लुटेरे भी अगर किसी सेठ के घर में डाका डालने गए रात को और गलती से उनका हाथ किसी मटकी में पड़ गया घड़े में, और ये सोच कर के घड़ा में शायद माल छुपा हुआ होगा, और उसे भूख लगी है और वो देखता है अरे घड़े में और तो कुछ नहीं है, शक्कर पड़ी है, और वो खा लेता है, और गलती से वो पिसा हुआ नमक होता है, एक चिपटी नमक खाने से ही वो तुरंत अपने साथी से कह देता है अब कोई इस घर में डाका नहीं डालेगा क्योंकि मैंने इस घर का नमक खाया। देखिए लोक कथाओं के डाकू और धड़ाते भी कितने उच्च कोटि के मानवीय मूल्यों के पोषक होते। और कोई डाकू आया और घबरा करके सेठान कह दिया ए बीरा ओ कह करियो रे, तो बीरा, डाकू तत्काल वहीं माल छोड़ देता है, इसने तो मुझे बीरा कह दिया, अपनी बहन के घर में मैं कैसे डाका डाल सकता हूं। तो इस तरह से लोक कथाओं में जीवन के सारे अनुभव, जीवन की अगणित अनुभूतियां विद्यमान रहती है मित्रों। और इसी प्रकार से
लोक गाथा। अब लोक गाथा में क्या होता है देखिए, लोक कथा में जो बात कही जाती है, लोक गाथा में वही बात गाई जाती है। और गाने का मतलब क्या हुआ, उन कथाओं को गाते हैं। तो लोक गाथाओं में जो कथाएं गेय बन जाती है वो गाथा हो जाती है। गाथा का मतलब, गाथा के मूल में गेय तत्व बात है, तो वो गाथा बन जाती है। तो गाथा में क्या होता है, सबसे पहले मंगलाचरण होता है, और सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहत गणेश के पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, इस प्रकार से मंगलाचरण किया जाता है। लोक देवताओं का सुमिरन किया जाता है, रामदेव जी का सुमिरन किया जाता है, मल्लीनाथ जी का सुमिरन किया जाता है, तेजा जी पाबू जी का सुमिरन किया जाता है, हड़बू जी का जो है सुमिरन किया जाता है, करणी माता का सुमिरन किया जाता है, आई माता का सुमिरन किया जाता है, जीर्ण माता का सुमिरन किया जाता है, लटियाल का सुमिरन किया जाता है, चामुंडा का सुमिरन किया जाता है। तो लोक गाथा का शुरू की जो शुरुआत है, लोक गाथा का जो प्रारंभ है, वो मंगलाचरण से होता है। अब लोक कथा और लोक गाथा में अंतर इतना ही है कि लोक कथा में कोई वाद्यों का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन लोक गाथा में वाद्यों का प्रयोग होता है। और वाद्य जो होते हैं तो उसमें क्या होता है, ढोल है, ढोलक है, मजीरा है, नगाड़ा है, भपंग है, ये खड़ताल है, मोरचंग है, पुंगी है, मुरलिया है। इस प्रकार से अलग अलग गाथाओं में इसके साथ साथ जो है, बाबू जी का तो मटका बड़ा प्रसिद्ध है। तो इस तरह से लोक गाथाएं जो बनती हैं, निश्चित तौर पर ये लोक गाथाएं किसी एक व्यक्ति विशेष की धरोहर नहीं होती है। ये तो इन गाथाओं का रचनाकार जो होता है वो पूरा समाज है, पूरा लोक है। और वो कब रच देता है ये कोई नहीं जानता है, कब रच देता है और कहाँ रच देता है, कैसे रच देता है। ये तो स्वतः स्फूर्त स्वतोद्गीर्ण जो है भावों के उद्गार होते हैं कि जिसके कारण इन लोक गाथाओं की रचना होती है। राजस्थान में रामदेव जी की गाथा, तेजा जी की गाथा, बाबू जी की गाथा, ठीक है, मुमल महेंद्र की गाथा, डूंग जी जवाहर जी की गाथा, और जो है इसको रामू चंदना की गाथा, बड़ी अद्भुत गाथाएं हैं। इन गाथाओं में लोक जीवन की सरस झांकी हमें देखने को मिलती है। राजस्थान की आत्मा इसमें जो है प्रतिबिंबित होती हुई हमें दिखलाई देती है। राजस्थान की संस्कृति का रोम रोम जो है यहाँ थिरकता हुआ, झूमता हुआ, नृत्य करता हुआ दिखलाई देता है। यही लोक गाथाओं की सबसे बड़ी विशेषता है। अब इसी प्रकार से आप देखिए, लोक नाटकों की हम बात करें। अब ये लोक नाटक जो है, ये लोक साहित्य की लोक अनुरंजनकारी दृश्य श्रव्य विधा है। दृश्य श्रव्य विधा है। लोक नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लोक कथाओं में जिस सामाजिक सत्य की अभिव्यक्ति होती है, लोक साहित्य में, लोक कथाओं में जिस सामाजिक सत्य की अभिव्यक्ति की जाती है कथा के माध्यम से, लोक जीवन के अनुभवों की व्याख्या गेय तत्व के द्वारा जो लोक गाथाओं में की जाती है, उन्हीं सत्यों को, उन्हीं जीवन मूल्यों को लोक नाटकों में मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन लोक नाटकों के मंच की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये आजकल के जो प्रेक्षागृह जैसे होते हैं, जहां ग्रीन रूम की व्यवस्था होती है और बाकायदा कर्टेन होते हैं, बड़े प्रशिक्षित अभिनेता होते हैं, वैसी यहाँ व्यवस्था नहीं होती। यहाँ तो खुला मंच है, गांव की चौपाल है, ठाकुर द्वारा है, या महाजन की हवेली के बाहर है। वहां तो मंच बनता है, खुला मंच होता है, पाठ बिछा दिया जाता है, उस पर चादर डाल दी जाती है, एक तरफ बजाने वाले बैठते हैं, गाने वाले बैठते हैं, और दूसरी तरफ अभिनेता होते हैं। अब अभिनेता भी कौन, ज्यादा कोई अभिनेता नहीं होता है। एक पात्र जो राम का अभिनय कर रहा है, वही पात्र जब अपना डायलॉग बोल चुका होता है तो वो आकर के हारमोनियम बजाने के लिए बैठ जाता है। तब तक लक्ष्मण जी, भरत जी, सीता जी अपनी अपनी बात कह रहे हैं, और जब उनकी भूमिका समाप्त हो जाती है तो राम जी वहां चले जाते हैं और वो आकर के अपना जो है ढोलक बजाना शुरू कर देता है। इनके जो वेशभूषा होती है, वेशभूषा भी लोक ग्रहित होती है। अगर मान लीजिए कि कोई राजा का अभिनय कर रहा है तो वो गांव के जो गांव सेठ होता है तो वहाँ के रेशमी धोती ले आता है, रेशमी पगड़ी ले आता है, उनका जो है वो चोला लाता है, फिर कमरपट्टा बांध, उस पर जो है वो डोरी बांध के कमरपट्टा बांध देता है, और एक लकड़ी को जो है वो उस पर चमकदार कपड़ा बांध के उसको तलवार बना देता है। तो लोग राजा जी हो गए। और जिसको चौकीदार बनना है
तो वो घुटनों तक धोती पहनता है, हाथ में लाठी ले लिया है, वो चौकीदार हो गया है। और सबसे बड़ी बात ये कि लोक नाटकों की प्रस्तुति में भी पूरे गांव की भागीदारी होती है। ये जो राजस्थान में जो ख्याल मंचित होते हैं, तो ख्याल जब मंचित होते हैं, स्वांग जब होते हैं, तो आप देखिए कि उस समय में सारा गांव जो है अपनी हिस्सेदारी बताता है। एक समय की बात बताऊं, मैं आगरा गया हुआ था, कोई पीएचडी का भाईवा लेने के लिए गया हुआ था, तो वहाँ देखा कि लंबा सा जुलूस आया चला जा रहा है, खूब सारी बैलगाड़ियाँ में लोग बैठे हुए आ रहे हैं, बड़े नए नए कपड़े पहने हुए, औरतें गीत गाती हुई चल रही है, बैंड बाजा आ रहा है, खूब सारे 3-4 बैंड पार्टी आई हुई है। तो मैंने कहा भाई इतना लंबा जुलूस क्या है? तो साहब आपको पता नहीं है, रामलीला हो रही है, और कल जो है भगवान राम ने शिव का धनुष भंग किया था जनक जी की सभा में, आज राम जी की बारात। अरे मैंने कहा वाह भाई, अब राम जी की बारात देख रहा हूँ, 2 किलोमीटर लंबा जुलूस, और सबसे लास्ट में रामलीला में जो श्री राम का अभिनय कर रहे थे, और श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी बैठे हुए हैं, और दशरथ जी पीछे खड़े हैं, सब लोग हैं, और इस तरह से जुलूस आ रहा है। तो आगरा जैसे शहर में देखिए, ये तो बिल्कुल अभी 8-10 साल पहले की बात आप लोगों को बता रहा हूँ, तो लोक के प्रति कितना बड़ा एक आकर्षण जो है वो विद्यमान रहता है आम आदमियों में, सामाजिकों के अंतर्गत। ये सबसे बड़ी चीज है। तीसरी बात, ये लोक नाटकों में जो संवाद कोई पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं, वो तो तत्काल उत्पन्न होते हैं, और ठीक है थोड़ा बहुत जो रटा रटाया होता है तो उससे चलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई अभिनेता अच्छा काम नहीं कर रहा है, और अभिनेता अच्छा काम नहीं कर रहा है तो दर्शकों में से अरे राम के डायलॉग अच्छी तरह से बोल, तो वो राम जी के जो डायलॉग बोलोगे, तू आ जा, तू आकर के बोल दे। तो क्या होता है कि दर्शकों में से एक व्यक्ति आ गया और वो आकर के राम जी बन गया है और डायलॉग बोल रहा है। और फिर इनकी जो स्टाइल होती है बड़ी टिपिकल स्टाइल होती है। पहले क्या होता है कि जो एक गाने वाला है वो पहले एक दोहा बोलता है, और दोहा बोलने के बाद में उसकी फिर वो व्याख्या करता है और उसका अर्थ बताता है, और अर्थ बताने के साथ में फिर क्या है कि वो ढोल ढमाके बजते रहते हैं, और फिर जो है रामचंद्र जी वहां जंगल में रास्ता काट रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण देखिए कि गाने वाला जो है गा रहा है, राम जी वन गमन, सीता जी का हरण हो गया है और राम जी बड़े दुखी हैं, तो पंडित जी गा रहे हैं, हे राम तुम्हारे कहने से अरे मैं लंकापुरी को जाता हूं, मैं लंकापुरी को जाता हूं, अरे विभीषण के भाई रावण को मैं चुट्टा पकड़ के लाता हूं, विभीषण के भाई रावण को मैं चुट्टा पकड़ के लाता हूं। हे राम तुम्हारे कहने से मैं लंकापुरी को जाता हूं और विभीषण के भाई रावण को मैं चुट्टा पकड़ के लाता हूं। फिर धिंचक। अब वो रामचंद्र जी जो है धनुष्मान लिए घूम रहे हैं, जंगल की एक छोटी सी वो 5-10 कदमों की परिक्रमा हो गई और समझ लिया गया कि रामचंद्र जी ने वनवास की अवधि पूरी कर ली। इसी प्रकार से जो राजा का अभिनय करता है, वो अभिनय करने वाला 3 सीढ़ी उतर करके आता है और ऐसे उतर करके अखड़ की मुद्रा, ऐसा लगता है जैसे महल से उतर करके आ रहा है। तो इस तरह से इन लोक नाटकों में संवाद है, गीत है, संगीत है, नृत्य है, और सबसे बड़ी बात यह है इसमें हमारे जीवन का चाहे ऐतिहासिक पक्ष हो, चाहे पौराणिक पक्ष हो, रामलीला हो, कृष्ण लीला हो, प्रहलाद लीला हो, शनकादिकों की लीला हो, और मान सिंह का ख्याल हो, अमर सिंह का ख्याल हो, इस तरह से न जाने कितने ख्याल, और फिर कैसे स्वांग, कैसे अद्भुत जो है इनकी इतनी लीलाएं हैं कि मैं इनको शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता। तो मैंने तो एक छोटी सी वानगी आपको दी है लोक कथा की, लोक गाथा की, लोक नाटकों की, और फिर एक बात आती है लोक गीतों की। मित्रों, लोकगीत हमारे जीवन की सुख दुखात्मक अनुभूतियों की रागात्मक, लयात्मक अभिव्यक्ति है।
इन लोकगीतों में हमारा शैशव किलकारियां करता है, इन लोकगीतों में हमारा कैशोर्य मुस्कुराता है, इन लोकगीतों में हमारा यौवन खिलखिलाता है, इन लोकगीतों में हमारा वार्धक्य गंभीरता से चिंतन करता है। इन लोकगीतों में ग्रीष्म की तपन, शीत की ठिठुरन, वर्षा की उमस, इन लोकगीतों में हमारा बचपन है, हमारी किशोरावस्था है, हमारी युवावस्था है, हमारी प्रौढ़ावस्था है, हमारी वृद्धावस्था है। इसमें हमारे जीवन का बसंत है, जीवन का उत्कर्ष, जीवन का अपकर्ष, जीवन के सुख, जीवन के दुख, जीवन की आशा, जीवन की निराशा, जीवन के विश्वास, जीवन के संकल्प, जीवन की आस्था, जीवन की ऊर्जा, न जाने क्या क्या कुछ नहीं है। यानी कि हमारा पूरा जीवन लोकगीतों में समर्पित। और ये लोकगीत कब शुरू होते हैं? देखिए, जिस समय में हम शिशु के रूप में माँ की गोद में सो रहे होते हैं, माँ थपकियाँ देती है और थपकियाँ देती हुई गाती कुछ नहीं है, एक ध्वनि निकालती है, आ आ आ आ ओ आ आ ओ आ ओ, और 5 मिनट के बाद धीरे 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 हम नींद में हो जाते हैं। अब देखिए, इसी प्रकार से अब ये गीत शुरू होता है। अब आप थोड़े से बड़े होगे ना, तो माँ जो है क्या करती है, अत्तनी पत्तनी पिपलियरा कान। अब आप बिल्कुल छोटे से हैं, अभी तो पूरा बैठना भी आपको नहीं आया है, आपके छोटे छोटे बड़े सुंदर सुंदर कान, छोटे छोटे आपके हाथ, छोटी छोटी उंगलियां, उन उंगलियों से माँ जो है अपने कान पकड़वाती है और उसके कान पकड़ के फिर झूमती हुई कहती है, अत्तनी पत्तनी पिपलियरा कान, पकड़ ले। अब उस बच्चे का नाम लेके अपनी माँ के कान। हैं? आप थोड़े और बड़े हो गए। अब कभी कभी माँ को शरारत सूझती है, आपके कानों में गुनगुनाती है, कानिया मानिया कुर्र, जाऊं जोधपुर, उड़ाऊं कबूतर। और ये तुर्र बुर्र गुर्र, ये ध्वनि आपके शरीर में एक सनसनी पैदा कर देती है, झुंझनी झंझनाहट सी पैदा कर देती है, बड़ा आनंद आता है। और फिर इसके बाद तो जब आप जीवन की यात्रा में कर्म पथ पर जब आपने चरण रखते हैं, तो ये लोकगीत आपके साथी बन जाते हैं, आपके सुख दुख के सहचर बन जाते हैं, आपके जीवन का दर्द, जीवन का सुख अनुभव करते हैं और उस अनुभवों को वे वाणी प्रदान करते हैं। कैसे कैसे अद्भुत अद्भुत लोकगीत हैं। विरहणियों के अपने हृदय के उद्गार, विरहणियों के अपने हृदय के उद्गार, वो व्यक्त करती हुई कहती है, प्रियतम रोजगार की तलाश में, उद्योग अपने काम धंधे की तलाश में बाहर गए हुए हैं, इधर श्रावण मास लग गया है और वो अकेली है, विरह से पीड़ित है, उसका हृदय रो रहा है, करुण पुकार कर रहा है, प्रियतम के साहचर्य के लिए छटपटा रहा है। वो बार बार कहती है, करुण पुकार करती हुई कहती है कि सुनिए, देखो आपको मैं पंक्ति सुना करके गा के सुना रहा हूँ। उसकी मन में है कि कितनी बड़ी व्यवस्था है कि रोजगार की तलाश में बाहर जाना पड़ता है। तो वो कहती है, इधर बरसात का मौसम, आकाश में उमड़ती घुमड़ती घटाएं, और उमड़ती घुमड़ती घटाओं को देख करके उसका कलेजा कांप उठता है, बिजलियां कड़कती है, लगता है कलेजा चीर देगी। और तब उसके हृदय से सहज उद्गार निकलते हैं और वो कहती है कि छपर पुराना पिया, अरे पड़ गयो रे, अरे तिड़कण लागा बोदा बांस, तिड़कण लागा बोदा बांस, ओ जी ढोला बांस, अब घर आई जाए गोरी रासाय भाऊनी। ऐसे कितने सारे लोकगीत हैं। उड़ रे हमारा काला रे कागला कर तुम्हारा पीऊ जी घर आवे, ठीक है ना।
तो इस तरह से मित्रों हम लोगों ने जो बात की, मैंने आपसे कहा कि लोक साहित्य की विधाओं पर तो दिनों महीनों नहीं वर्षों तक बात की जा सकती है, क्योंकि जितनी पुरानी हमारी सभ्यता है उतने ही पुराने ये लोकगीत हैं, और ये लोकगीत कभी बासी नहीं होते, ये लोक साहित्य कभी पुराना नहीं होता, लोकगीत कभी लोक साहित्य जीर्ण शीर्ण नहीं होता, लोक साहित्य खंडहर में नहीं बदलता है। ये सभ्यताएं मिट जाएगी, इतिहास बदल जाएगा, राजवंश मिट जाएंगे, दुर्ग किले खंडहरों में परिणत हो जाएंगे, लेकिन लोक साहित्य चिर नूतन नित्य नूतन अक्षीण रहेगा, अक्षय रहेगा, अविरल रहेगा। तो हम लोगों ने जो लोक साहित्य की बात की है मित्रों, और आप इसको पढ़िए। मैं समझता हूँ कि अगर मेरी कुछ बातों से आपके हृदय में लोक साहित्य, लोक संस्कृति, लोक साहित्य की विधाओं के प्रति अगर ये जागृति आती है, तो आप केवल अपने अध्ययन का ही पाठ्यक्रम पूरा नहीं करेंगे, बल्कि आप राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा करेंगे मित्रों। इसी समुज्ज्वल आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मित्रों, मैं अपनी वाणी को जो विराम देता हूँ। धन्यवाद।